Okay, so we are going to start chapter number 4 today, chapter number 4 of history, which has been titled as the Mughals. So from now on, we are going to study how did the Mughals came to India and how did the Mughal rule, affect the Indian landscape. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मुगल्स का इंडिया में आना हुआ कैसे। मुगल जो थे वो अफगानिस्तान वाले एरिया में खास तौर से काबुल में सेंटर्ड थे। अब वहां से इंडिया की तरफ उनका आना कैसे हुआ, उसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह से। सारांश, सम्राट, प्रायशा, अमोक एंड विनय। बेटा अपना हाथ नीचे कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। विनय आप भी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। अब हुआ ऐसा कि बाबर जो इंडिया में मुगल सल्तनत के सबसे पहले रूलर थे, जिनका नाम था बाबर। बाबर बेसिकली अफगानिस्तान के काबुल वाले एरिया में रूल कर रहे थे। ठीक है, ही वाज सेंटर्ड अराउंड काबुल, सॉरी, एंड दैट इज व्हाई। ओके सर, देयर इज अ मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट, लेट मी सी एंड देन रिस्पॉन्ड टू हिम। ओके, सो बाबर जो थे वो काबुल में रूल कर रहे थे। काबुल इज इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के काबुल वाले एरिया में बाबर की हुकूमत चल रही थी, बाबर वहां पे रूल कर रहे थे। लेकिन बाबर इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें सुनते रहते थे कि इंडिया सोने की चिड़िया है, इंडिया में बहुत सारा रिसोर्सेज हैं, इंडिया में जो रूल करता है उसके तो मजे आ जाते हैं, इंडिया का बादशाह बनना तो एक बहुत बड़ी बात होती है, वगैरह वगैरह। सो हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने बहुत कुछ, बहुत बार, हर बार सुनते रहते थे, और इस वजह से वो हमेशा अट्रैक्टेड रहते थे हिंदुस्तान की तरफ कि कभी कोई मौका मिले और मैं हिंदुस्तान पे भी रूल कर पाऊं। बाबर के अगर बचपन के बारे में बात करी जाए तो बाबर जब 11 साल की उम्र के थे तभी उनको अपने फादर की जगह पर थ्रोन पे बैठना पड़ा था। और फरगना नाम की एक जगह थी, फरगना में उनको बैठना पड़ा था। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे फरगना एक जगह है, एक छोटी सी जगह थी जहां के तख्त पर, जहां के थ्रोन पर, जहां के सिंहासन पर बाबर को 11 साल की उम्र में, एज यंग एज 11 ईयर्स ऑफ एज, ही हैड टू सिट ऑन द थ्रोन। अच्छा, ये फरगना कहाँ पे है? ये फरगना छोटी सी जगह है ट्रांस ऑक्सियाना, ऑक्सियाना में। अब ट्रांस ऑक्सियाना, आप पूछ सकते हैं कि सर ट्रांस ऑक्सियाना क्या है, हमने तो कभी सुना नहीं है, और ट्रांस ऑक्सियाना पड़ता कहाँ पे है। ट्रांस ऑक्सियाना जो जगह है वो बेसिकली आज के तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया है उसको ट्रांस ऑक्सियाना कहा जाता है, क्योंकि उसके आसपास जो नदी है उसकी वजह से उस एरिया को ट्रांस ऑक्सियाना कहते हैं। अगर ब्रीफ में और हल्के में समझाने की कोशिश करूं, आप चाहें तो आप मैप पर सर्च कर सकते हैं ट्रांस ऑक्सियाना ऑन वर्ल्ड मैप, एंड यू विल बी एबल टू सी वेयर डज दिस ट्रांस ऑक्सियाना रीजन करेंटली लाई। खैर, सो ट्रांस ऑक्सियाना के फरगना वाले एरिया में, फरगना वाले जो छोटा सा एरिया था उसके किंग बने बाबर 11 साल की उम्र में। यानी एक छोटी सी उम्र में जब राजा बन गए तो उनको चीजें मालूम थी कि राजा को क्या क्या फेस करना पड़ता है। और कहा यह जाता है कि इनके अंदर, क्योंकि इनके इनके खून इनका खून रॉयल था, इनके ब्लड में ही पहले से रॉयल्टी थी, क्योंकि इनके नाना और इनके दादा दोनों तरफ से, यानी ननिहाल की तरफ से और दरियाल की तरफ से, दोनों की तरफ से ग्रेट रूलर्स रहे थे। यानी बाबर के ननिहाल में भी और बाबर के दरियाल में भी दोनों तरफ बहुत पावरफुल किंग्स रहे थे, जिसकी वजह से बाबर बचपन से ही बहुत ज्यादा रॉयल ब्लड होने की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इस चीज में थे कि कैसे रूल किया जाना चाहिए। कहा यह जाता है कि बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और बाबर के ननिहाल वाली साइड जो है वो चंगेज खान थे। यानी आपने चंगेज खान के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। चंगेज खान जो कि मंगोल्स के राजा थे। मंगोल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में जाकर के, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होंगे। अभी तो हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आगे जाकर के हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होंगे हम चंगेज खान के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको हल्का फुल्का बताऊं तो मंगोल, जो आज का मंगोलिया नाम की जगह है, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखते हैं, मंगोलिया, चाइना और जितना भी एशिया का सेंटर वाला एरिया है, यानी सेंट्रल एशिया है, तो सेंट्रल एशिया पे जिस रूलर का रूल था वो था चंगेज खान। सो चंगेज खान की किसी बेटी की शादी हुई थी बाबर की मम्मी, आई मीन बाबर की मम्मी या बाबर की नानी वगैरह कोई इनमें से एक थी, जो कि चंगेज खान की बेटी थी। और फादर वाली साइड में तिमूर लेन थे।
अब तिमूर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं। अगर जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तब आपको बताया जाएगा कि तिमूर भी एक बहुत पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं, और इन्होंने तिमुरिड डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। इसके बारे में हम जब हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की तब हम पढ़ेंगे। अब इतनी बात समझ लीजिए हल्की फुल्की कि तिमूर और चंगेज खान ये दोनों बहुत पावरफुल राजा थे, और इन्हीं की औलादों में से, इन्हीं के बच्चों में से, इन्हीं के ग्रैंड सन्स में से होते 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 एक राजा निकले जिनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब जाहिर सी बात है कि यंग एज में he was very he already had a lot of potential in him by the virtue of being son or grandson of Changiz Khan and Timur Lame. That is why Muhammad Babur turned into a very great king in the later part of his life. So इतनी बात क्लियर है कि तिमूर लेन और चंगेज खान के ग्रैंडसन्स में से एक थे बाबर, और बाबर को 11 साल की उम्र में फरगना का राजा बनाया गया। और 11 साल की जब यंग एज में वो राजा बने तो जाहिर सी बात है कि उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। अब ये ऑलरेडी 11 साल की उम्र से राजा बने हुए थे, इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस पहले से था। अब इन्होंने वहां पे तो अपने आप को काफी मजबूत कर लिया था। फरगना के साथ साथ उन्होंने काबुल के ऊपर, जो कि कैपिटल थी, काबुल के ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था, और 1504 में वो काबुल के राजा बन चुके थे। सो काबुल के भी राजा बन गए थे, और पहले से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी था उनके पास, और पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और साथ ही साथ में रॉयल ब्लड था उनके अंदर। तो जाहिर सी बात है वो एक ब्रेवनेस, वो समझदारी, क्योंकि रॉयल बच्चे जो किंग्स के बच्चे होते थे उनकी अपब्रिंगिंग भी उसी तरीके से करी जाती थी, उनकी ट्रेनिंग वैसे होती थी कि वो राजा की तरीके से सोच सके और अपने आप को एक्सपैंड करने के बारे में सोच सके। सो ऑब्वियसली उनके साथ ये सारे फैक्टर्स थे जो सपोर्टिंग फैक्टर थे। अब समझते हैं इंडिया में क्या हो रहा था। अगर हम पिछली क्लास की बात करें, पिछले हिस्ट्री के चैप्टर की बात करें, जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने सबसे आखिरी जो राजा के बारे में पढ़ा था, या सबसे आखिरी जो डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, वो पढ़ा था लोधी डायनेस्टी के बारे में। और लोधी डायनेस्टी के भी जो आखिरी रूलर थे उनका नाम था इब्राहिम लोधी, आपको अगर याद हो तो। सो इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी की तरफ से दिल्ली सल्तनत पे रूल कर रहे थे, यानी दिल्ली सल्तनत पे कब्जा था इब्राहिम लोधी का। लेकिन इब्राहिम लोधी के अपने ही रिश्तेदार और अपने अंदर के लोगों से उनकी काफी लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल राइवलरी के चलते हुए जो उनके अपने ही परिवार के लोग थे, उन्होंने खास तौर से दौलत खान लोधी, जो कि पंजाब वाले एरिया के गवर्नर थे, दिल्ली सल्तनत का रूल जो था वो पूरे पंजाब वाले और नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर लगभग लगभग रूल था, और उसमें से पंजाब वाला एरिया जो था वो दे रखा था दौलत खान लोधी नाम के आदमी को। इब्राहिम इब्राहिम लोधी ने दौलत खान लोधी नाम के आदमी को जो था वो पंजाब वाला एरिया दे दिया था कि आप यहाँ पे रूल करिए, लेकिन आप वैसे ही रूल करेंगे जैसे मैं कहूंगा। दौलत खान लोधी जो थे वो इब्राहिम लोधी से काफी ज्यादा उनकी एनमिटी थी, दुश्मनी जैसी थी, और इसलिए वो चाहते थे कि किसी तरीके से इब्राहिम लोधी को हटा दिया जाए। अब उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने बाबर से संपर्क किया, उन्होंने कहा, उन्होंने अफगानिस्तान अपना मैसेज भेजा, अपना पैगाम भेजा, और बाबर से कहा कि मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप इंडिया आइए, इंडिया आने के बाद आप मेरे साथ मिलके और इब्राहिम लोधी के ऊपर, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान है इब्राहिम लोधी, उनके ऊपर हमला कीजिए। तो ये बाबर पहले से इस बारे में सोचा करते थे कि कभी मौका मिले तो मैं इंडिया जाऊं और हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करूं। तो यहाँ पे दौलत खान लोधी ने उनको खुला ऑफर दे दिया। दौलत खान लोधी ने कहा कि ठीक है, आप इंडिया आइए, और आप इंडिया आकर के इस पे इब्राहिम लोधी के ऊपर हमला कीजिए, उसके बाद आप वापस चले जाइए, और आपको जो भी हम लूट में हासिल करेंगे चीजें, उसमें से हम आधी लूट आपको दे देंगे, यानी कुछ परसेंट हम आपको दे देंगे, यानी जितना पैसा होगा उस पैसे का कुछ परसेंट हम आपको देंगे, कुछ अपने पास रखेंगे, और मैं दौलत खान लोधी की मंशा ये थी कि मैं दिल्ली का सुल्तान बन जाऊं अगला। खैर, बाबर की कुछ और ही इंटेंशंस थी। बाबर कहते हैं, बाबर लेकिन बताते नहीं है दौलत खान लोधी को। बाबर कहते हैं ठीक है, मैं आ जाता हूँ, आके मैं हमला कर दूंगा। सो दौलत खान लोधी along with बाबर came to India. दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू इंडिया, बाबर केम टू इंडिया, और बाबर फिर इब्राहिम लोधी के ऊपर, इब्राहिम लोधी के ऊपर, दौलत खान लोधी के ऊपर नहीं, दौलत खान लोधी की तो इनविटेशन पे आए थे वो इब्राहिम लोधी के ऊपर हमला करते हैं। यानी इब्राहिम लोधी जो कि सुल्तान है दिल्ली के, इब्राहिम लोधी के ऊपर हमला करते हैं, और हमला करने के साथ साथ बैटल ऑफ पानीपत की शुरुआत हो जाती है। यानी
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत नाम की जो जगह है हरियाणा में, आपने कई बार नाम सुना होगा। अगर आप जाएंगे हरियाणा या दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो पानीपत पानीपत के बोर्ड्स दिखना शुरू हो जाते हैं कि ये रास्ता पानीपत की तरफ जा रहा है। सो पानीपत बहुत बड़ा मैदान था, पानीपत में वहां पे जंग लड़ी गई, वहां पे पहली बैटल हुई पानीपत की। और पहली बैटल का मतलब है और भी बैटल्स हुई होंगी, तो हिस्ट्री में 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई है पानीपत में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हारते हैं और इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है। और मारने के बाद बाबर मुगल सल्तनत की शुरुआत कर देते हैं। अब यहाँ पे बाबर टर्न ले लेते हैं। बाबर को अभी तक दौलत खान लोधी समझ रहे थे कि बाबर जो आए हैं वो आए हैं इस वजह से कि आएंगे, हराएंगे, जो लूट का सामान होगा उसे लेंगे और वापस अपने अफगानिस्तान चले जाएंगे। लेकिन बाबर की नीयत कुछ और थी। बाबर आए, उन्होंने हराया और हराने के बाद अपना ही रूल यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया। 20 अप्रैल 1526 को बैटल ऑफ पानीपत शुरू हुआ। उसके बाद बाबर बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया और बाबर जो है वो जीत गए। और इसी के साथ सेंट्रल इंडिया पर, खासतौर से जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, उसके ऊपर बाबर का पूरे तरीके से कब्जा हो गया। अगले ही साल बाबर 1527 में फिर से एक जंग लड़ते हैं और वो लड़ते हैं राणा संघ के साथ, जो कि मेवाड़ के रूलर थे। अब मेवाड़ वाली जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेवाड़ के रूलर थे, उनके साथ लड़ते हैं। आप पहले चीजें देख लीजिए कि बाबर जब इंडिया आते हैं तो इंडिया आने के बाद क्या क्या करते हैं। इंडिया आए, इब्राहिम लोदी से जंग लड़ी, जंग लड़ने के बाद वहां के राजा बन गए, यानी दिल्ली के सुल्तान, सेंट्रल नॉर्थ इंडिया के बादशाह बन गए। बादशाह बनने के बाद वो 1527 में एक और पहले तो हाँ 1527 में एक और जंग लड़ते हैं जिसे हम बैटल ऑफ खानवा कहते हैं, जिस जो राणा संगा के साथ लड़ते हैं, मेवाड़ के रूलर थे। इसके बाद वो फिर से लड़ना शुरू करते हैं, आगे ग्वालियर के कुछ किलों के ऊपर, ग्वालियर के कुछ हिस्से के ऊपर कब्जा करते हैं, मेवात के कुछ हिस्से के ऊपर कब्जा करते हैं और धौलपुर के कुछ हिस्से के ऊपर कब्जा करते हैं। फाइनली वो अलवर के ऊपर भी थोड़ा बहुत, अलवर एक जगह है, मैं सारी जगह आपको दिखाऊंगा अभी मैप पे, पहले मैं नाम ले रहा हूँ सिर्फ। अलवर के कुछ हिस्से के ऊपर कब्जा करते हैं और हसन खान मेवाती से जगह छीन लेते हैं। मदनी राय थे चंदेरी के मालवा वाले एरिया में, उनके ऊपर हमला करते हैं, उनसे जगह छीन लेते हैं। और अफगानियों की और बंगाल के सुल्तान, इन्होंने मिलकर हमला किया था घाघरा नदी के आसपास मुगल्स के ऊपर, तो इनसे भी हमले में जीत जाते हैं और जीतने के बाद पूरे के पूरे एरिया के ऊपर, पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के ऊपर 4 साल के अंदर कब्जा कर लेते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि बाबर क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के एतबार से। बाबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबर वही इंसान था जिसने इब्राहिम लोदी को खत्म किया, दिल्ली सल्तनत को खत्म किया। दिल्ली सल्तनत को खत्म करने के बाद मुगल सल्तनत की शुरुआत करी। ऋषभ प्लीज स्टॉप योर वीडियो। मुगल बादशाहत की शुरुआत करी और मुगल बादशाहत शुरू करने के बाद 4 साल के अंदर नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपने कब्जे को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। यानी उन्होंने अपने आने वाली जनरेशन के लिए, जो अगले राजा बनते, उनके बच्चे, बाबर के बच्चे जो अगले राजा बनते, उनके लिए कितनी मजबूत पोजीशन इंडिया के अंदर कर दी कि देखो भाई, मैं आया, मैंने हमला किया इब्राहिम लोदी के ऊपर, मैंने दिल्ली सल्तनत का नाश किया, मैंने मुगल सल्तनत की शुरुआत करी और 4 साल के अंदर जो भी आसपास के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज थे और जो इंपॉर्टेंट दुश्मन थे, सबको हरा करके इंपॉर्टेंट एरियाज को अपने कब्जे में ले लिया और 4 साल के अंदर एक बड़ी एम्पायर खड़ी करके आपको दे दी। 4 साल के बाद बाबर की डेथ हो जाती है 1530 में। अब बाबर के बारे में 2-4 बातें हैं कि 4 साल के अंदर इतना बढ़िया का रूल कर दिया तो क्या क्या खासियतें थी उनके अंदर। एक खासियत ये थी कि वो ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल थे, यानी बहुत ही जबरदस्त मिलिट्री के कमांडर थे। उनको मालूम था जंग कैसे लड़ना है, अपने हथियारों का कैसे इस्तेमाल करना है, दुश्मन सेना के हथियारों की परख कैसे करना है और दुश्मन सेना को कैसे आसानी के साथ मुश्किल परिस्थितियों में भी हराना है। आपको एक बात और बता दूं कि क्यों इस बात का प्रमाण हमें मिलता है कि बाबर अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल मिलिट्री चीफ थे। वो हमें ऐसे मिलता है कि बाबर जो है वो जब इंडिया आए तो इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो बाबर बाबर के हिसाब से सूट नहीं करती थी। यानी अफगानियों के हिसाब से, अफगानी रूलर्स जो थे, अफगानी रूलर्स के हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशंस सूट नहीं करती थी। इसी वजह से बाबर की आर्मी जो थी वो भी कमजोर पड़ने लग सकती थी, अगर बाबर अपने आप में कमजोर होने की
अगर जरा भी कमजोरी बाबर की तरफ से नजर आती, अगर जरा भी कमजोरी उनके अपने राजा की तरफ से नजर आती, तो बाबर की आर्मी भी कमजोर हो जाती। लेकिन बाबर अपने आप में इतने बढ़िया कमांडर थे आर्मी के कि उनको मालूम था कि कैसे जोश बरकरार रखना है अपनी आर्मी के अंदर, और इसी वजह से उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी इब्राहिम लोदी को हराया और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आसपास के रूलर्स थे उनको हरा के इंपॉर्टेंट जगहों को अपने कब्जे में ले लिया। सो ही वॉज अ ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री जनरल। इसके अलावा एन एनलाइटेंड एम्परर, एम्परर कहा जाता है जैसे एम्पायर, जैसे किंगडम का रूलर किंग होता है, ऐसे एम्पायर का रूलर एम्परर होता है। अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आपको वैसे क्लास 6 में बताया गया होगा कि एम्परर, एम्पायर और किंगडम के बीच में फर्क क्या होता है। एम्पायर होती है, किंगडम होता है जो छोटा एरिया होता है उसके किंग, उसको किंगडम कहा जाता है, और जो बहुत बड़ी किंगडम होती है उसको एम्पायर कहा जाता है। सो उनके पास बहुत बड़ी किंगडम थी, इसलिए उनके पास एम्पायर थी, एम्पायर की वजह से वो एम्पायर के रूलर थे तो एम्परर कहलाते थे। सो ही वाज एन एनलाइटेंड एम्परर, वो एक एनलाइटेंड एम्परर थे, यानी वो आ, बहुत अच्छी सोच वाले राजा थे, बहुत अच्छी सोच वाले। आदित्य प्लीज स्टॉप वीडियो, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू नॉट स्टार्ट योर वीडियोस। आप सब लोगों को मालूम है कि वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैं मना करता हूं आप सब लोगों को, और बावजूद इसके अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मैं अब से नाम लिखना शुरू कर दूंगा, और जो लोग ऐसा करेंगे उनका नाम लिख करके सीधा एचएम सर को रिपोर्ट कर दूंगा कि सर इनको या तो आप ऑनलाइन क्लासेस से ही निकाल दीजिए, या फिर इनके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है ले लीजिए। क्योंकि मैं बहुत बार से कह रहा हूं आपसे, एक बार से नहीं बहुत बार से कह रहा हूं, हर रोज मैं मीटिंग में ये बोलता हूं कि स्टार्ट अपनी वीडियोस को मत कीजिए, अपनी वीडियोस को स्टॉप रखिए। फिलहाल मैं बात कर रहा था एनलाइटेंड एम्परर की। मैं ये बता रहा था आपको कि एक मिलिट्री जनरल होने के, एक ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल होने के साथ साथ बाबर एक एनलाइटेंड एम्परर भी थे, यानी एक अच्छी सोच वाले बादशाह थे, एक अच्छी सोच वाले एम्परर थे। उनको मालूम था कि कैसे अच्छे तरीके से रूल करना है, कैसे जनता की समस्याओं को समझना है, कैसे मैं बाहर से आया हुआ इंसान हूं, मैं इंडियन नहीं हूं, मैं बाहर से आया हूं, लेकिन अगर मुझे इंडियंस के ऊपर रूल करना है तो कैसे इंडियंस की भावनाओं का ध्यान रखते हुए मुझे साथ में चलना पड़ेगा। सो ही वॉज एन एनलाइटेंड एम्परर। साथ ही साथ में ही वॉज अ हार्ड टास्क मास्टर, यानी मुश्किल काम को भी वो करना पसंद करते थे। तो मुश्किल से मुश्किल काम करना उनको पसंद था, और इसी वजह से आप देख सकते हैं 11 साल की उम्र में राजा बने, 18 साल की उम्र में काबुल जो इंपॉर्टेंट शहर था वहां का, काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया, और उसके कुछ ही समय बाद यानी 40-44 साल की उम्र में उन्होंने को एकदम फॉरेन कंट्री के ऊपर, यानी इंडिया जो कि उनका अपना कंट्री भी नहीं था, फॉरेन कंट्री के ऊपर गए और वहां पे कब्जा कर लिया, और आसपास के सारे एरियाज के ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो हाँ, मुश्किल काम करना पसंद था, इसलिए उनको हार्ड टास्क मास्टर भी कहा जाता है। स्टर्न डिसिप्लिनेरियन एंड अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि बहुत सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिनेरियन कहा जाता है जिसको बहुत सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी होती है, बहुत सारे विषय, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बाबर को जानकारी थी, यानी काफी पढ़े लिखे थे, काफी नॉलेजेबल थे, बहुत सारा ज्ञान था उनके पास, काफी ज्ञानी व्यक्ति थे, और काफी अच्छी लेखनी थी उनकी, यानी बहुत अच्छा लिखा करते थे। और इस बात का प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि उनकी अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जब राजा अपने आप अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, जिसका नाम है तुजूक बाबरी। राजा की जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है तुजूक बाबरी या फिर बाबरनामा। राजा ने जो अपने आप बाबर ने जो अपने आप अपनी किताब लिखी थी, अपने जीवन की अपनी बायोग्राफी जो लिखी थी, उसे कहा जाता है तुजूक बाबरी या बाबरनामा, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। जो कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? टर्किश लैंग्वेज में। अब एक बात इंपॉर्टेंट है ध्यान देने की यहाँ पे, कि बाबर अपने आप रहने वाले अफगानिस्तान के थे, यानी उनको अफगानी भाषा आना चाहिए थी, या जो वहां पे जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं अफगानिस्तान के अंदर वो आना चाहिए थी। लेकिन टर्किश लैंग्वेज के ऊपर उनकी बहुत ज्यादा पकड़ थी। आप इस बात को समझिए कि टर्की कहाँ पे है, अफगानिस्तान से अलग कंट्री है, लेकिन टर्किश लैंग्वेज के ऊपर भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, और टर्किश लैंग्वेज को उन्होंने चुना अपनी अपनी बायोग्राफी लिखने के लिए, जिसे कहा जाता है बाबरनामा। और बाबरनामा को आज भी वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बुक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है इस बुक को लिखने में, और साथ ही साथ में उन्होंने इंडिया की फ्लोरा एंड फौना के बारे में, यानी इंडिया के पेड़ पौधों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में उसमें लिखा है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि उन्हें नेचर में कितना इंटरेस्ट था, उन्हें पशु पक्षियों में कितना ज्यादा इंटरेस्ट था। ये भी कहा जाता है कि गन पाउडर को फेमस करने का काम जो है वो एक्चुअल में बाबर ने किया था, यानी गन्स में जो जिस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है
उस गन पाउडर को आमतौर पर यूज करना और फेमस करने का काम बाबर ने अपने आप किया था। अब ओके, सो इस पे एक ही जो है वो आ पाई है इमेज। मैं अभी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, आपके मैसेजेस देखता हूँ कि क्या क्या मैसेजेस आए हैं, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वंशिका इज सेइंग सर विच वर दी अदर टू बैटल्स। ये बात कर रही है पानीपत की। मैंने कहा 3 बैटल हुई थी पानीपत की, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो वंशिका का कहना है कि बची हुई 2 बैटल्स कौन सी हैं। तो बेटा, बची हुई 2 बैटल्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आगे आपको तीनों बैटल्स ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ाया जाएगा कि हाउ डिड ऑल द 3 बैटल्स ऑफ पानीपत हैपन एंड हु और वर इन्वॉल्व्ड एंड who won these battles and who lost these battles। so आपको मैं अभी से नहीं बताऊंगा, वो जब हम सीक्वेंस में चल रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई तो क्या हुआ और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई तो क्या हुआ था। ज्येष्ठ सिंह सर मैंने अलवर देखा है। वेरी गुड ज्येष्ठ, अलवर आपने देखा है, क्योंकि अलवर के बारे में अलवर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और हिस्ट्री के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। यशस्वी सिंह सर, व्हेन बाबर वाज कॉन्करिंग इंडिया देन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ द थ्रोन ऑफ अफगानिस्तान। ऐसा होता था यशस्वी कि जब भी कोई राजा किसी दूसरी जगह पर कब्जा करने के लिए जाता था तो अपनी गैर मौजूदगी में यानी अपनी एब्सेंस में किसी अपने गवर्नर को या अपने प्राइम मिनिस्टर को देखभाल करने के लिए दे जाता था उस थ्रोन को कि तुम देखभाल करो इस जगह की, मैं जंग लड़के जब वापस आऊंगा तो वापस से आकर के तुमसे सारा हिसाब किताब लूंगा। अब उसमें अक्सर ऐसा भी होता था कि इधर जंग लड़ने के लिए गया हुआ है इंसान और उधर दूसरे इंसान ने कब्जा कर लिया। जैसे आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था कि जब रजिया सुल्तान के भाई जंग लड़ने के लिए गए हुए थे तो रजिया सुल्तान ने थ्रोन के ऊपर कब्जा कर लिया था, क्योंकि रजिया सुल्तान का मानना यह था कि वो ज्यादा एबल है और उनके भाई इतने एबल नहीं है, उनके भाई इतने काबिल नहीं है कि वो अच्छे तरीके से रूल कर सके। ऐसा अक्सर हो जाया करता था कि अगर राजा कमजोर होता था और अगर वो जंग लड़ने के लिए गया हुआ है या अपने कैपिटल सिटी से कहीं दूर है तो दूसरा जो उसके नीचे हुआ करता था वो कब्जा कर लेता था। लेकिन अगर राजा अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है तो ऐसा नहीं हो पाता था, ऐसा होने में दिक्कत होती थी। आपको अगर याद हो, आपने अगर पानीपत मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि संजय दत्त का उसमें रोल दिखाया गया है कि संजय दत्त जो है वो अफगानिस्तान से आए थे यहाँ पे हमला करने के लिए। और जब यहाँ पे वो मराठास के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, अहमद शाह अब्दाली नाम है संजय दत्त का उस मूवी में, तो अहमद शाह अब्दाली केम टू इंडिया टू फाइट विद मराठास। जब उनका मराठास के साथ युद्ध चल रहा होता है उसी समय में उनका बेटा आता है और आकर के उन्हें इन्फॉर्म करता है कि अफगानिस्तान में वापस उनके अपने एरिया में जो है वो अहमद शाह अब्दाली के भाई ने कब्जा करना शुरू कर दिया उनके थ्रोन के ऊपर। तो ऐसी तो फिर इस हड़बड़ाहट में अहमद शाह अब्दाली बहुत कोशिश करते हैं कि मैं बिना जंग किए वापस चला जाऊं, और मराठा के साथ वो मिलते हैं और मिलके कहते हैं, मीटिंग करने के बाद बोलते हैं कि मैं बिना जंग के जाना चाहता हूं, मुझे आप मैं चाहता हूं कि आप जो समझौता हुआ है कि आप हमें हमारी आप जो आई मीन कुछ जमीन आप हमें दीजिए और हम चले जाएंगे। लेकिन फिर मराठास मानते नहीं और मराठास कहते हैं युद्ध होगा, अगर आपको युद्ध करना है तो आप युद्ध कीजिए और मैं आपको जमीन का 1 इंच भी नहीं दूंगा। खैर युद्ध होता है और फिर अहमद शाह अब्दाली हरा देते हैं और हराने के बाद वापस से वो जल्दी से अफगानिस्तान चले जाते हैं ताकि अपनी जगह को संभाल सके, अपनी गद्दी को संभाल सके। तो ऐसा होता है। लेकिन जब बाबर आए थे इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए तो उनके सिंहासन का के ऊपर किसी ने कब्जा नहीं किया था। लेकिन बाबर का बहुत ज्यादा वहां पे इंटरेस्ट भी नहीं था। बाबर का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अब काबुल में बचा नहीं था। उनका ज्यादा इंटरेस्ट जो था वो अब इंडिया के ऊपर था इंडिया के ऊपर था, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा था। इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत मजबूत हो रहा था और इंडिया के राजा बहुत ज्यादा अमीर होते चले जा रहे थे। दुनिया के अमीर राजाओं में से एक राजा होते थे इंडिया के राजा। इस वजह से सारी नजर जो थी वो उनकी इंडिया के ऊपर थी कि अगर इंडिया कब्जे में आ गया तो फिर तो काबुल की इतनी इंपॉर्टेंस उनके लिए बची भी नहीं थी। हालांकि वो काबुल को अपने पास रखते हैं और आप आगे जाकर के देखेंगे कि अपने ही बेटे को वो काबुल का एरिया देते हैं रूल करने के लिए। यानी अपने चारों बेटों में जब वो प्रॉपर्टी को बांटते हैं तो काबुल वाला एरिया चला जाता है उनके एक बेटे के पास, हुमायूं के पास दूसरा एरिया आ जाता है। लेकिन चलिए आगे की बात जल्दी से अभी बता देता हूँ जो हम अगली क्लास में करने वाले थे कि बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं रूलर बनते हैं। लेकिन हुमायूं को उन्हीं का भाई कामरान बड़ा परेशान करता है, क्योंकि कामरान जो था उसको काबुल वाला एरिया दिया गया था रूल करने के लिए। लेकिन कामरान का भी ज्यादा इंटरेस्ट दिल्ली वाले एरिया के ऊपर था कि ये जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है जो कि इंडिया का हिंदुस्तान का दिल है,
हिंदुस्तान वाले एरिया के ऊपर इस दिल वाले एरिया के ऊपर कब्जा किया जाए, तभी मैं रिच बन पाऊंगा। तो कामरान जो थे वो हुमायूं को जीने नहीं देते थे, हुमायूं को लगभग हर समय नाक पे दम करके रखते थे, और इस वजह से हुमायूं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी अपने रूल के समय में। फिर आगे बढ़ेंगे कि हुमायूं की जिंदगी में क्या क्या हुआ था, उसके बारे में हम अगली क्लास में बातचीत करेंगे। यशस्वी का कहना है कि सर, वर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया सेटिस्फाइड विद बाबर्स रूल, वर दे हैप्पी विद हिज रूल? बाबर की रूल के साथ लोग हैप्पी थे। बाबर ने एक बात का बड़ा ध्यान रखा था। अच्छा, एक लाइन है जो रह गई है बताना, आपने अच्छा हुआ ये सवाल पूछ लिया मुझसे, कि बाबर की दो तीन खासियतें थी। पहली खासियत ये थी कि बाबर जो है वो राजा की इज्जत का बहुत ध्यान रखते थे, हर काम वैसा करने की कोशिश करते थे जिससे जनता में राजा की इज्जत बरकरार रहे। दूसरी बात, बाबर खुद मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि उनके साम्राज्य में रिलीजियस बाइगट्री नहीं हो। रिलीजियस बाइगट्री कहा जाता है रिलीजियस इंटॉलरेंस को, यानी दूसरों के धर्म के प्रति इंटॉलरेंट होना, उनके धर्म को एक्सेप्ट ना करना। तो बाबर इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे कि ऐसा नहीं हो कि दूसरे के धर्म की अवहेलना हो जाए, और इसी वजह से वो सभी के धर्म का बराबर से ध्यान रखने की जिम्मेदारी रखते थे। और अपने आप मुस्लिम रूलर थे, और प्रीडोमिनेंटली हिंदू स्टेट में वो रूल कर रहे थे, यानी कि ज्यादातर पॉपुलेशन जिसके ऊपर वो रूल कर रहे थे देवर हिंदू पीपल, और वो अपने आप मुस्लिम रूलर थे, लेकिन इस बात का ध्यान रखते थे कि उनकी प्रजा जो कि आमतौर पे किसी और धर्म को फॉलो करती है, जिस धर्म को वो फॉलो करते हैं उस धर्म को फॉलो नहीं करती है, तो उनकी प्रजा के साथ धर्म के नाम पे कोई भी नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। और यही दो वजह रही जिसकी वजह से बाबर की जो जनता थी वो उनसे प्रसन्न नजर आती थी। हालांकि सबसे ज्यादा जो प्रसन्न नजर आएगी वो अकबर से नजर आएगी। अगर आप पूरे मुगल रूलर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर जनता को पसंद थे तो वो अकबर पसंद थे, और सबसे कम अगर पसंद थे तो वो औरंगजेब पसंद थे। इन दोनों के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स, आने इसी चैप्टर के आने वाली क्लासेस में बात करने वाले हैं। अच्छा, अब क्योंकि 2 मिनट बचे और हमारी क्लास 1 मिनट बचे हैं और हमारी क्लास ओवर होने वाली है, शगुन का कहना है कि सर उस समय पर गन्स बनाई जाती थी। जी शगुन, उस समय पर गन्स का बनाना भी शुरू हो चुका था, और अगर आपको ध्यान हो तो या अगर आप ने नोटिस किया हो तो उस समय पर तोप तोप का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। तो तोप के गोले बनाए जाते थे, और तोप जो है वो बहुत दूर तक और बहुत बड़ी जगह पर हमला कर सकती थी। तोप जो थी वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी चौड़ी दीवारों को गिराने का भी काम कर सकती थी, इसलिए तोप की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ी थी। अर्थ आपका जवाब सही है, लेकिन उसको बताने की अभी जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तो वैसे भी मैं पढ़ाऊंगा जब मैं हेमू के बारे में बातचीत करूंगा। यशस्वी सर, आई हैव विजिटेड औरंगाबाद वेयर औरंगजेब लिव। यशस्वी कह रही हैं कि मैंने सर औरंगजेब जहाँ पे रहते थे औरंगाबाद उस जगह को विजिट किया है। तो अगर यशस्वी आपने विजिट किया और कोई वहां पे इंपॉर्टेंट चीज पाई हो औरंगजेब के बारे में तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो आज हम इसी के बारे में बात कर चुके हैं कि बाबर कैसे आए इंडिया में, और मुगल रूल इंडिया में कैसे स्टैब्लिश हुआ, दिल्ली सल्तनत का रूल कैसे खत्म हुआ, इब्राहिम लोदी कैसे मारे गए, और इंडिया में कैसे बाबर ने 4 साल के अंदर अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया, और 4 साल बाद उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांट दिया, और अलग अलग जगहों पर उनके अलग अलग बेटे यानी अलग अलग